नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दलाई लामा को लेकर के चल रहे विवाद में भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से कड़वाहट देखने को मिल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का वह बयान जिससे चाइना आग बबूला हो गया तथा दलाई लामा को लेकर के जब भी विवाद आता है तो चाइना क्यों भड़क जाता है और दलाई लामा का यह विवाद है क्या, तथा दलाई लामा के विवाद के पीछे की पृष्ठभूमि को भी आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और अभी यह वीडियो बनाने तक खबर मिली है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दिए गए बयान दलाई लामा के ऊपर उससे भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और किरण रिजिजू के बयान को उनका अपना पर्सनल बयान से जोड़ दिया है। तो तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साथियों। तो हमारे इस वीडियो में आज आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आने वाले 6 जुलाई को तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। इससे पहले ही उनके उत्तराधिकारी का विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। साथियों, चीन इस बात पर हमेशा से जोर देता आया है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी के बिना दलाई लामा बनाया नहीं जा सकता। चीन के इस बयान से वहाँ की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बती बौद्ध धर्म के दशकों पुराने संघर्ष को और भी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि दलाई लामा का अर्थ होता क्या है तथा दलाई लामा का इतिहास क्या है और इस शब्द की उत्पत्ति आखिर जो है वो हुई कहाँ से है। दोस्तों, दलाई लामा शब्द का अर्थ महासागर शिक्षक होता है। संभवतः इस नाम से हमें यह जानकारी मिल सकती है कि जो भी ज्ञान और दर्शन शास्त्र की गहराई को अच्छे तरीक़ा से जानता होगा उसे ही यह दलाई लामा का उत्तराधिकारी या दलाई लामा के नाम से जाना जाता होगा। दोस्तों, पहली बार 1580 में मंगोल सरदार अल्तान खान को तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो को यह उपाधि दी गई थी। यानी कि 1580 के समय में सोनम ग्यात्सो को यह उपाधि तीसरे दलाई लामा के रूप में दी गई थी। दोस्तों, उस समय यह उपाधि अध्यात्म और राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक माना जाता था। हालांकि गेदन त्रुअप्पा, जिनका जन्म साथियों 1391 ईस्वी में हुआ था, उनको मरणोपरांत प्रथम दलाई लामा के रूप में मान्यता दिया गया था। उनके जीवन काल में यह उपाधि उन्हें कभी नहीं दिया गया था। सोनम ग्यात्सो के 2 उत्तराधिकारी, उनके 2 रिश्तेदार आप कह सकते हैं, उनको दलाई लामा वंश को स्थापित करने के लिए मान्यता दी गई थी। दोस्तों, दलाई लामा के जब भी मुद्दे होते हैं उसमें भारत और चीन के रिश्ते पीछे अगर आप जा कर के देखते हैं तो कुछ दशकों से काफ़ी जटिल रहा है। दोनों देशों के बीच सीमाई विवाद को देख लीजिए या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देख लीजिए या भू राजनीतिक हितों के टकराव को देख लीजिए, और अब जाकर के ये तिब्बत और दलाई लामा हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा भारत और चाइना के बीच में रहा है। अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर के चीन जिस तरह से दखल दे रहा है उससे भारत चीन संबंधों में नई तल्खी आने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, दलाई लामा के जीवन के 90 साल पूरे होने के साथ ही भारत चीन के नाजुक संबंधों के बीच उत्तराधिकारी का मुद्दा अब काफ़ी गर्माहट हो चुका है और काफ़ी अहम मुद्दा बन गया है। दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर विवाद द्विपक्षीय तनाव में एक और परत जुड़ता हुआ दिख रहा है। साथियों, 2020 के सीमा संघर्षों और चीन का पाकिस्तान के प्रति हालिया कूटनीतिक पहुंच के बाद यह काफ़ी अहम हो जाता है। दोस्तों, तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, जिनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था। उनके निधन के बाद उनके पुनर्जन्म की खोज धार्मिक तरीके से ही होती है, लेकिन चीन कहता है कि अगला जो दलाई लामा होगा वो बीजिंग की स्वीकृति से तिब्बत में चुना जाएगा। भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है पीओके और कश्मीर को लेकर के, वही रिलेशन भारत, चाइना और तिब्बत को लेकर के है। चाइना हमेशा से तिब्बत को अपना हिस्सा मानता आया है और वह चाहता है कि तिब्बत में जो भी कुछ हो
उसमें बीजिंग का सपोर्ट हो, बीजिंग का हाथ हो। ऐसे में दलाई लामा की खोज में बीजिंग की स्वीकृति से ही तिब्बत में चुना जाए, ऐसा चाइना का कहना है। इसके पहले उसने 2007 में एक कानून भी पास किया था जिसके मुताबिक किसी भी पुनर्जन्म को सरकार की मंजूरी जरूरी होगी, यानी चाइना के सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। दलाई लामा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत में नहीं, भारत या किसी स्वतंत्र देश में चुना जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे अपने पुनर्जन्म को ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी आने वाले समय में 2 अलग अलग दलाई लामा हो सकते हैं, एक बीजिंग समर्थित और एक तिब्बती निर्वासित सरकार व वैश्विक बौद्ध समुदाय समर्थित। यह बात चीन को काफ़ी असहज और काफ़ी भड़काने वाला होता है। दोस्तों, चीन तिब्बत को अपनी संप्रभुता और अखंडता का हिस्सा मानता है, जिस तरह से भारत कश्मीर को और पीओके को अपना अखंड हिस्सा मानता है। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन और निर्वासित दलाई लामा की लोकप्रियता को वह अपने लिए एक राजनीतिक खतरा शुरू से ही मानते हुए आया है। चीन के लिए दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय करना इसलिए जरूरी है ताकि वह तिब्बत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रख सके, तिब्बती संस्कृति और धर्म पर नियंत्रण रख सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वासित तिब्बतियों की आवाज़ को कमज़ोर कर सके, साथ ही भारत के रणनीतिक दबाव को कम भी करने के लिए हमेशा से चाइना तिब्बत में अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। चीन को एक यह भी डर सताता है कि अगर भारत में निर्वासित तिब्बती समुदाय नया दलाई लामा चुनता है तो इससे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन विरोधी भावना बढ़ सकती है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बीजिंग की छवि भी खराब कर सकता है। इसीलिए तिब्बती मुद्दा में या दलाई लामा के मुद्दा को अगर भारत अपने हिसाब से देखता है या उसमें बयानबाजी करता है तो चीन आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, 1959 में अगर हम लोग देखा जाए तो 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे तभी से भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मानवीय आधार पर दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों को भारत में शरण दिया था। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था और यही वजह था साथियों कि 1962 में भारत चीन युद्ध में तिब्बत और दलाई लामा का मुद्दा एक छुपा हुआ कारण था। खुल करके चाइना जो है वह दलाई लामा को सामने रख करके, दलाई लामा का मुद्दा सामने रख करके यह युद्ध भारत से नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं 1962 में एक अहम मुद्दा दलाई लामा और तिब्बत ही रहा था। इसके बाद से ही दोनों देशों में अविश्वास बना रहा है। भारत भी चाइना पर विश्वास नहीं कर सकता और चाइना भारत पर विश्वास नहीं कर सकता, तो दोनों एक दूसरे के देशों में मन से अविश्वास हमेशा से बना रहा है। 1990 के दशक में गेधुन चोइकी नियमा के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद से चीन ने विवादास्पद तरीके से अपना पंचेन लामा स्थापित किया था 1990 में। गेधुन चोइकी निमिया यह वही लड़का था जिसे दलाई लामा ने तिब्बती बौद्धों के लिए दूसरे सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में चुना था। पंचेन लामा तिब्बतियों के बीच स्वीकृति पाने में विफल रहे थे, जिससे दलाई लामा के उत्तराधिकारी में इसी तरह के हस्तक्षेप की आशंकाएं बढ़ गई हैं। चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि दलाई लामा जो चुना जाए या दलाई लामा बौद्ध धर्मों का जो विस्तार है वह भारत में हो और उसमें भारत का हस्तक्षेप हो, जिसके कारण चीन हमेशा से ये भारत को इन सभी मुद्दों में पढ़ने न पढ़ने के लिए सलाह देता रहा है। ऐसे में किरण रिजिजू का दलाई लामा के सपोर्ट में बयान और चाइना का भड़कना यह लाजमी है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि लद्दाख में 2020 की गलवान हिंसा के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है और अपने बजट में एक्स्ट्रा में अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए पैसा का भी व्यवस्था किया है, जो कि चीन को काफ़ी खटकता है। दलाई लामा की भारत में बढ़ती गतिविधियों और तिब्बती निर्वासित सरकार की उपस्थिति चीन को रणनीतिक रूप से भी परेशान करता है। हाल ही में दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन की बयानबाजी और भारत का पक्ष बनना दोनों एक सिग्नल है कि कोई इस मुद्दे को हल्का में नहीं ले रहा है, चाहे चाइना हो चाहे भारत हो। अगर भारत निर्वासित तिब्बती समुदायों द्वारा चुने गए दलाई लामा को मान्यता देता है तो यह बीजिंग के लिए सीधा रणनीतिक चुनौती होगा।
इससे दोनों के बीच सीमा वार्ताएं प्रभावित भी हो सकती हैं। दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को भारत विरोधी कदमों के लिए और भी ज़्यादा उकसा सकता है। ये भी संभव है कि भारत भी ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर पर खुलकर बयान दे सकता है। आने वाले समय में देखने वाली बात है कि भारत का दलाई लामा के पक्ष में क्या स्टैंड होने वाला है। भारत भी हमेशा से जानता है कि पाकिस्तान को उकसाने का काम भारत के खिलाफ चाइना ही करता है और चाइना ही हमेशा पाकिस्तान को इन सबों के लिए, भारत के उकसाने के लिए उसे फंडिंग, आतंकवाद को फंडिंग इत्यादि करता आया है। ऐसे में भारत को भी तिब्बती मुद्दा, दलाई लामा का मुद्दा हमेशा से पकड़ के रखना चाहिए और चाइना को अपने हिसाब से रणनीतिक रूप से घेरने का प्रयास करते रहना चाहिए। साथियों, अभी हाल ही में संसदीय मामलों के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो कि उनका 6 जुलाई को होने वाला है। किरण रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा का पद न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि दुनिया भर में उनके लाखों अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदियों पुरानी बौद्ध परंपराओं के अनुसार उनके उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल उनके ही पास है। यानी वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बीजिंग को ब्लेम कर रहे हैं, बीजिंग को आंख दिखा रहे हैं कि उनके बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही उनके उत्तराधिकारी को चुनने का हक है। जबकि चाइना कहता है कि जो नया दलाई लामा होगा उसमें बीजिंग का हस्तक्षेप होगा। तो ये कहीं ना कहीं किरण रिजिजू के इसी बयान से चाइना आग बबूला होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने दलाई लामा की इस घोषणा पर चीन की आपत्ति को अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए खारिज भी कर दिया। उनके पास यह तय करने का विशेष अधिकार है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। दोस्तों, किरण रिजिजू का बयान चीन के उस दावे को सीधे जवाब देता है जिसमें चीन कहता आया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चीनी सरकार को है। भारत इस मामले में दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के साथ खड़ा है और उनके फैसलों का समर्थन करता है। भारत ने चीन को यह साफ कर दिया है कि वह दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। यह भारत की दृढ़ स्थिति को दर्शाता है कि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है जिसमें राजनीतिक दखलंदाजी एकदम से अनुचित है। भारत दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती समुदायों को लगातार से समर्थन देता रहा है और देता रहेगा। दलाई लामा 1959 से भारत में रह रहे हैं और भारत उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्यता भी देता रहा है। समय समय पर नरेंद्र मोदी भी दलाई लामा से मिलने के लिए जाते रहते हैं। भले ही भारत तिब्बत की स्वतंत्रता की औपचारिक रूप से वकालत नहीं करता हो, लेकिन वह चीन के तिब्बत पर नियंत्रण के प्रति अपनी चिंताओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त हमेशा से करता रहा है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मुद्दा तिब्बत के भविष्य और तिब्बती बौद्ध धर्म की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साथियों, अब अभी वीडियो बनाने तक के पहले एक खबर निकल कर के सामने आई है कि किरण रिजिजू ने जो बौद्ध धर्म और दलाई लामा को लेकर के बयान दिया है, उससे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि किरण रिजिजू ने जो बयान दिया है उससे भारत सरकार का कोई रिश्ता नहीं है, वह उनका पर्सनल मत हो सकता है। ऐसे में किरण रिजिजू के बयान से भारत सरकार ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है और किरण रिजिजू के बयान से ही चाइना से भी बहुत सारे ऐसे बयानबाजी आई जिसमें यह काफ़ी कड़वाहट देखी जा सकती थी। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार का आगे क्या स्टैंड रहता है तथा किरण रिजिजू के इस बयान को चाइना किस तरीके से अपने ऊपर लेता है तथा वह क्या स्टैंड भारत के खिलाफ रखता है। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कि कोई नए खबर के साथ। अगर दलाई लामा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में कोई नई खबर निकल कर के आती है तो जीत क्लासेस 2.0 आप सभी के सामने जरूर रखेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।